हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप सभी बच्चों को क्लास को ध्यान से देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देगा स्टार्टिंग से लेकर आपके एंडिंग तक जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे वो सभी एक प्रकार से कैसे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए काफ़ी मोस्ट तरीके से बनाए गए हैं। इनसे अधिक क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। इन्हीं तक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास को ध्यान से देखना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, ये आपको बताना है। वाराणसी, गिरी ब्रिज, चंपा या फिर कौशाम्बी। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ ये आपके किससे संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है, वाराणसी से संबंध है इनका। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन था, जमाली था। कौन था, जमाली। इसे आपको नोट कर लेना है। प्रथम शिष्य का नाम था जमाली। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, ये क्वेश्चन भी दे रखा है। थोड़े वर्ड आपको थोड़े सुनने में अजीब से लगते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यापनीय किसका एक संप्रदाय था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णो धर्म का या फिर आपके शैव धर्म का। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जैन धर्म का संप्रदाय था। किसका संप्रदाय था, जैन धर्म का। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय यानी आपका जो श्वेतांबर था यानी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये आपका एक संप्रदाय था। इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो संप्रदाय के जो शासक थे वो आपके कौन थे, स्थूल भद्र थे, भद्रबाहु या फिर काला काचार्य। तो आपके स्थूल भद्र थे। कौन थे, स्थूल भद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो आपका कौन सा संप्रदाय था, जैन, आजीवक, चार्वाक या फिर आपके बौद्ध। तो वह संप्रदाय जो आपके नियति की अटलता में विश्वास करता है वह आपका आजीवक संप्रदाय कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। जीवन की अटलता या फिर नियति की अटलता से आपको याद रखना है जीवन, और जीवन से रिलेटेड वर्ड दे रखा है आजीवक। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको बताना है कि जो भागवत धर्म था इसके प्रवर्तक कौन थे। जनक थे, कर्षण थे, याज्ञवल्क्य थे या फिर सूरदास थे। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बताइए कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, कर्षण थे। कौन थे, कर्षण थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम आपके पास कम है, इसलिए आपका रिविजन जितना हो सके उतना अपन कोशिश करेंगे कवर कराने की। यदि आपको ऐसे क्लासेस रोजाना चाहिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिक से अधिक कमेंट आते हैं तभी मैं आपके लिए रोजाना ऐसे रेगुलर क्लासेस लेके आऊँगा, और आपके लिए इन क्लासेस की टाइमिंग भी बढ़ा दूंगा। जैसे क्लासेस लेता हूं तो उन क्लासेस को मैं 30 से 40 मिनट की क्लासेस बनाने लग जाऊंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ऐसी क्लासेस रेगुलर चाहिए क्या एग्जाम तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो आपका कौन सा नगर है, ये आपको बताना है। मध्यमिक नगरी, रेड, विराट नगर, बेरठ या फिर नन ऑफ दीज। तो ऐसा प्राचीन नगर जो आपके महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो आपका मध्यमिका नगरी कहलाता है। क्या है, आपका मध्यमिका नगरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे भी ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। इनमें से बताना है कि कौन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयीन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या फिर महापद्मनंद थे। तो आपको बताना है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयीन थे। कौन थे? उदयीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? इनमें से आपको बताना है कि एक कौन सा युग्म है जो उपयुक्त जोड़ी यानी बिल्कुल सही आंसर है। पार्श्वनाथ जनपत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य या फिर चेतक लिच्छवी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो सही आंसर है वो आपका क्या है? डी ऑप्शन है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। चेतक से आपको नाम याद रखना है राजा चेतक का। किसका याद रखना है? राजा चेतक का याद रखना है। जो राजा चेतक थे वो आपके क्या थे? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, राजा जो चेतक थे वो आपके लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। किसके थे? लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इससे आपके क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से गणराज्य के थे? लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है। बताएं कि इनमें से कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अर्थशास्त्र में, अंगुत्तर निकाय में, दीघ निकाय में या फिर भगवती सूत्र में। तो ये चारों आपको क्या दे रखे हैं? ग्रंथ दे रखे हैं। इनमें से किस में मिलता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, एक तो आपके इसमें मिलता है और एक आपके भगवती सूत्र में मिलता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी व डी ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी व डी ऑप्शन हो जाएंगे। इन दोनों को आपको ध्यान से देख लेना है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनमें क्या मिलते हैं? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसे आपको ध्यान से देख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्याय में उल्लेखित है? सबसे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक कौन थे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पाणिनि थे। और अष्टाध्याय जो पुस्तक है इसमें कितने अध्याय हैं? सबसे पहले इसमें 8 तो क्या है? अध्याय है। और इनमें क्या है? 4000 क्या है? सूत्र है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। कितने सूत्र है? 4000 सूत्र है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्याय में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। पाणिनि जो थे इन्होंने अपनी जो अष्टाध्याय है इसमें 22 जनपदों का उल्लेख किया है। कितने जनपदों का? 22 जनपदों का उल्लेख किया है। जिनमें जो मुख्य जनपद होते हैं वो आपके कौन कौन से जनपद है जिनका उल्लेख किया है? मगध का किया है, आपके अस्मक का किया है, इसे भी आपको नोट करना है। कंबोज का किया है, ये भी आपको नोट करना है। गांधार का किया है, इसे भी आपको नोट करना है। और सूरसेन का किया है। यानी ये इम्पोर्टेंट जनपद है जिनका इन्होंने उल्लेख किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इनमें इम्पोर्टेंट आपका मगध हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा, कंबोज हो जाएगा। तो ये आपके तीनों हो जाएंगे। इसे आप देख सकते हो और मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अवंती, वतस, कंबोज या फिर अस्सक। अस्सक जो जनपद है इसे अस्मक जनपद भी कहा जाता है। तो अस्मक का दूसरा नाम क्या है? अस्सक जनपद भी है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्सक जनपद हो जाएगा। जो आपका अस्मक या फिर जो अस्सक जनपद है यह आपके नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो ऐसे के ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच में स्थित जनपद कौन सा है? तो आपका अस्मक जनपद स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था? कि कौन सा राजवंश था जिसका शासन था सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर? तो यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत दे दीजिए। तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ,
नंद वंश का था, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या फिर कण्व वंश का? तो कौन से वंश का था? नंद वंश का था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है या फिर लकड़ी का बना हुआ है? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का एक महल स्थित है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा। और वो किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था बताना है। भट्टा स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर नन ऑफ दिस? तो डायरेक्ट याद रखना है, चाणक्य अर्थशास्त्र का जो नाम था वो क्या था? विष्णुगुप्ता। क्या था? विष्णुगुप्त। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह आपका कौन सा अभिलेख है जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर था? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसका जो पता चलता है वो आपके रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के द्वारा पता चलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अधिकारी था जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या फिर राजुक? तो इनमें से प्रशासन का जो भाग नहीं था वो कौन नहीं था? अग्रहारिक नहीं था। कौन नहीं था? अग्रहारिक नहीं था। ये भी आपका पीवाई का क्वेश्चन है। थोड़ा आपका अजीब लगे तो इसको आपको ज़रूर से याद करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। युक्त यह, सबसे पहले युक्त के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया पीछे वाले क्वेश्चन के बारे में कि अधिकारी मौर्य का प्रशासन भाग नहीं था तो अग्रहारिक नहीं था। तो मौर्य के प्रशासन के 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग। युक्त, युक्त का मतलब होता है यह जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। क्या करते थे? इनका कार्य होता था राजस्व वसूल करने का, और ये जिले के अधिकारी होते थे। राजुक का मतलब होता था यह भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी था। यह आजकल के बंदोबस्त अधिकारी के भांति होते हैं। तो इतना याद रखना है, भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं थर्ड वाले पे। अगला जो दे रखा है इसे देखिए, प्रादेशिक के बारे में। यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। किसका प्रधान अधिकारी था? मंडल का। वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो प्रादेशिक को नोट करना है, यह किसका प्रधान अधिकारी था? मंडल का प्रधान अधिकारी था। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था क्यों नहीं छोड़ी? इसका कारण था इनको अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता था? देव नाम प्रिय से जाना जाता था। देव नाम के प्रिय से जाना जाता था। तो इनको यहाँ पे नोट कर लेना है आपको, अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता था? तो अभिलेखों में इसे देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर सी ऑप्शन। इसी कारण इन्हें देव नाम प्रिय की उपाधि दे दी गई थी। इसी कारण इन्हें हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। भूलर ने पढ़ा था, रॉबर्ट सेबेल ने, जेम्स प्रिंसेप ने या फिर आपके कोडिक्टर ने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो आपका कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको ध्यान से देख लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में, यानी आपका कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है? इनमें से आपको बताना है कि वो आपका कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। भाब्रू अभिलेख, 13वां अभिलेख शिलालेख, मास्की का लघु शिलालेख या फिर नन्नोबती से? तो अशोक का जो नाम है
वो आपके कौन से अभिलेख में उल्लेखित है? आपके मास्की का लघु शिलालेख में उपलित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से इसे देखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिला अभिलेख फर्स्ट में, स्तंभ अभिलेख 5 में, शिला अभिलेख 9 में, शिला अभिलेख 11 में। तो आपको बताना है कि अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? तो वो आपके शिला अभिलेख फर्स्ट में लगाई गई है। किस में लगाई गई है? शिला अभिलेख फर्स्ट में लगाई गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी एक राजदूत थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। वो भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में, हेमू के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। राइट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था। मौर्य काल जो था उसमें भूमि कर लिया जाता था, जो राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, कि अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। कौन से अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था भूमि कर को? अग्रनोमाई, या फिर शुल्का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, या फिर आपके नन्नोतीस? तो जो भूमि के कर को राज्य की आय का मुख्य स्रोत था उसे एकत्रित करता था मौर्य काल में, तो वो आपका कौन सा अध्यक्ष करता था? सीता अध्यक्ष करता था। कौन करता था? सीता अध्यक्ष करता था। ऐसे आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका वर्ड दे रखा है, पनकोद निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये एक प्रकार का जो वर्ड दे रखा है वो एक प्रकार से क्या था? जुर्माना था। क्या था? जुर्माना। तो ये मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जो जुर्माना था वो किस कारण लेते थे? पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है कि ये जो जुर्माना था वो किस दंड पर लिया जाता था? तो सड़क पर कीचड़ फैलाने के दंड में लिया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? द्रविड़ों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने, या फिर नन्नौती से? तो गांव की जो शासन प्रणाली थी इसको पंचायत के माध्यम से संचालित करने का जो काम था वो मौर्यों ने लिया था। किसने लिया था इसका सूत्रपात? मौर्यों ने लिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तुरंत आपको बताना है कि जो बुद्ध थे इनका जो अंकन है वो कौन से सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। डायरेक्ट ध्यान से याद कर लेना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का समीकरण है, सॉरी आपका आकृति का क्या है उसे कहते हैं, यानी आकृति का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कला जो शैली जो भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का क्या है, यहाँ से उसे क्या कहा जाता है? ये आकृति का समीकरण नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति का सम्मिश्रण है। क्या है? आकृति का सम्मिश्रण है। तो उसे क्या कहते हैं? शिखर, वेरा, गांधार, या फिर नागर? तो उसे गांधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधार कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कौन से काल में? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या फिर हर्षवर्धन के काल में? तो ये आपके कुषाण काल में आरंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। इसे आपको नोट कर लेना है। अब जो आपकी जो अपन क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ,
लगभग मैंने आज 27 के अप्रोक्स क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लगभग मेरे पास 1500 के आसपास ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यदि इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हमें ऐसी क्लासेस रेगुलर चाहिए। ऐसे आपको जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में डायरेक्ट आपको आंसर देखना है और आगे चलना है, तो ऐसे वन शॉट क्वेश्चन के बारे में आपको यदि देखना है तो आपका कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा अपन क्लास को भी क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। इससे आपका रिवीजन भी काफ़ी आसानी से होगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, तुरंत क्लास को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें भी मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसे भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी आपको काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिल जाती है जीके जीएस की, जहाँ से भी आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।